सारे के सारे साथियों को नमस्कार। फिर से स्वागत अभिनंदन आप सभी का गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की दुनिया में। परंतु ये वाली दुनिया थोड़ी सी चेंज हो गई है। अभी तक अपन चर्चा कर रहे थे नॉर्मल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के बारे में, बोले तो सिंपल एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हाथ से आपका सफ़र स्टार्ट होता है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बनाने का। बोले तो आपको इससे संबंधित बीमारियां पढ़ाई जाएंगी और बीमारियां कंप्लीट होने का मतलब है कि आप गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बन के तैयार हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ी बहुत बीमारियों का डायग्नोसिस करने में भी सक्षम होंगे और साथ में हल्का फुल्का ट्रीटमेंट खुद का भी, किसी और का भी या अपने घर वालों का छोटी मोटी बीमारियों का करने में सक्षम हो पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक नए दिन से अपन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, या स्टार्टिंग करते हैं अपन डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को अपन ने 4 पोर्शन में डिवाइड किया है। पहले पोर्शन का नाम है डिसऑर्डर ऑफ ईसोफेगस और स्टोमक। दूसरा पोर्शन होगा डिसऑर्डर ऑफ पेनक्रियाज। तीसरा पोर्शन होगा डिसऑर्डर ऑफ लीवर एंड गॉल ब्लैडर। और चौथा और अंतिम पोर्शन होगा डिसऑर्डर ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में दोनों तरह के इंटेस्टाइन शामिल हो जाएंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन भी और लार्ज इंटेस्टाइन भी। इज दैट क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपन डिसऑर्डर ऑफ ईसोफेगस एंड स्टोमक। डिसऑर्डर ऑफ ईसोफेगस एंड स्टोमक। और इस डिसऑर्डर ऑफ ईसोफेगस एंड स्टोमक में पहली बीमारी का नाम है पेप्टिक अल्सर। पहली बीमारी जो अपन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पेप्टिक अल्सर। सबसे पहले पेप्टिक अल्सर की बेसिक जानकारी लें अपन। क्या होता है पेप्टिक अल्सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेप्टिक अल्सर? अच्छा, इसमें पहले यदि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूं ज्यादा बेहतर होगा। Which of the following are most common cause of peptic ulcer? ऑप्शन है नंबर 1 एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ HCl, नंबर 2 डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ म्यूसिन, नंबर 3 एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व, नंबर 4 इन्फेक्शन विद H. पाइलोराई हेलियोबैक्टर पाइलोराई, और नंबर 5 ऑल ऑफ देम। क्या बेस्ट आंसर होगा? क्वेश्चन ने पूछा है पेप्टिक अल्सर का कारण है, तो शायद 100% साथी आंसर दे रहे हैं कि सर आंसर है ऑल ऑफ देम। अगर ऑल ऑफ देम का ऑप्शन हटा दें तब क्या आंसर देना चाहेंगे? ऑल ऑफ देम का आंसर हटा दें तब क्या आंसर देना चाहेंगे? Which of the following, question number 2, which of the following are most usable investigation for peptic ulcer? Options are number 1 sonography, number 2 endoscopy, number 3 urea breath test, और नंबर 4 सिटी स्कैन। इन चारों में से बेस्ट इन्वेस्टिगेशन कौन सा है जो अपन पेप्टिक अल्सर के अंतर्गत करते हैं? नंबर 3, which of the following drug are commonly prescribed to destroy the Heliobacter pylori? हेलियोबैक्टर पाइलोराई को डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास क्लेरिथ्रोमाइसिन, दूसरा है एमोक्सिसिलिन, तीसरा है मेट्रोनाइडेजोल, और चौथा है ऑल ऑफ देम। चौथा है ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्जिकल प्रोसीजर आर कॉमनली कंडक्टेड फॉर पेप्टिक अल्सर पेशेंट? ऑप्शन ए वेगोटॉमी, ऑप्शन बी सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, ऑप्शन सी टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। क्या आंसर होगा? इसके अलावा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन
विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अल्सर इज कैरेक्टराइज्ड बाई midnight pain and melena? Which of the following type of ulcer are characterized by midnight pain and melena? Options are A. Esophageal ulcer, B. Duodenal ulcer, C. Gastric ulcer, D. Colonic ulcer. इन चारों में से बेस्ट आंसर क्या होगा? इसके अलावा एग्जाम में आया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज कंसीडर्ड एज बिलरोथ फर्स्ट? निम्न में से कौन से प्रोसीजर को बिलरोथ फर्स्ट नाम दिया जाता है? ऑप्शन ए गैस्ट्रोड्यूडिनोस्टोमी, ऑप्शन बी गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, ऑप्शन सी ईसोफेगोड्यूडिनोस्टोमी, ऑप्शन डी ईसोफेगोजेजुनोस्टोमी। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं जिनके बहुत सारे आंसर मैक्सिमम साथियों के सही, कुछ एक के गलत भी आए होंगे। टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर अपन इनका वापस से इन क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेंगे तो असेसमेंट हो जाएगा कि सही थे आप या गलत थे। सबसे पहले वर्ड पेप्टिक अल्सर। देखें, जो वर्ड होता है अल्सर, जो वर्ड होता है अल्सर, इस वर्ड का मतलब होता है इरोजन। इस वर्ड का मतलब होता है इरोजन या सिंपली अल्सरेशन या सिंपली वुंड हो जाना या म्यूकोसा और सब म्यूकोसा का ब्रेकेज हो जाना। अल्सर यहां पर मीनिंग है ब्रेकेज ऑफ म्यूकोसा और सब म्यूकोसा, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा का ब्रेकेज हो जाना, यह पेप्टिक अल्सर कहलाता है। अच्छा, अल्सर के सामने ये तो अपन बात कर रहे हैं अल्सर की। अल्सर का मतलब होता है म्यूकोशल लाइनिंग का इरोजन हो जाना या ब्रेकेज हो जाना। म्यूकोसा या सब म्यूकोसा का किसी किसी इंसान में तो बहुत ज्यादा डीप तक चला जाता है और मस्कुलर लेयर तक डैमेज हो जाती है। इस पर्टिकुलर अल्सर में एक वर्ड लगा हुआ है पेप्टिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेप्टिक? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेप्टिक? क्या आपकी स्किन के बाहर कोई घाव हो जाए, आप उसको पेप्टिक अल्सर नाम दे सकते हैं? आंसर है आपका नहीं। क्या आपकी ओरल कैविटी में घाव हो जाए, उसको आप पेप्टिक अल्सर नाम दे सकते हैं? नहीं। क्या आपकी लार्ज इंटेस्टाइन या कोलन में घाव हो जाए, उसको आप पेप्टिक अल्सर नाम दे सकते हैं? नहीं। तो यहां पर पेप्टिक शब्द का क्या मतलब है? तो सबसे पहले इस शब्द का एनालिसिस यदि अपन करें तो यहां पेप्टिक शब्द लगा हुआ है एसिडिक मीडियम। यहां पेप्टिक शब्द लगा हुआ है एसिडिक मीडियम कि हाईली एसिडिक मीडियम से होने वाले अल्सर, हाईली एसिडिक मीडियम से होने वाले अल्सर को अपन पेप्टिक अल्सर नाम देते हैं। तो हर एक तरह के अल्सर को पेप्टिक अल्सर कहना उचित नहीं होगा। पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है वह अल्सर जो हाईली एसिडिक मीडियम की वजह से होता है, पेप्टिक अल्सर कहलाता है। अब जब पेप्टिक अल्सर शब्द आता है तो दिमाग एक ही बात को कहता है कि स्टोमक में होने वाला अल्सर पेप्टिक अल्सर होगा, जो कि निहायत ही गलत है। स्टोमक में होने वाले अल्सर को गैस्ट्रिक अल्सर बोलेंगे। स्टोमक में होने वाले अल्सर को गैस्ट्रिक अल्सर बोलेंगे। हां, गैस्ट्रिक अल्सर एक तरह का पेप्टिक अल्सर है, परंतु केवल गैस्ट्रिक अल्सर को ही पेप्टिक अल्सर मानना यह भी गलत है। इसका मतलब है वो सारे के सारे अल्सर जो एसिडिक मीडियम या खासकर HCl की वजह से होते हैं, उनको अपन पेप्टिक अल्सर नाम देते हैं। तो यहां अपन बात करें एसिडिक मीडियम, हाईली एसिडिक मीडियम कहां पर मौजूद होता है? हाईली एसिडिक मीडियम कहां पर मौजूद होता है? तो आंसर है जी स्टोमक में होता है। अच्छा, स्टोमक में होने की वजह से खासकर जो पाइलोरिक एंट्रम वाला पार्ट है
वहां की म्यूकोसा या सब म्यूकोसा में डैमेज हो सकता है, तो यह एसिडिक मीडियम से होगा, तो दैट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर। चूंकि यह स्टोमक में हो रहा है तो इसका नाम होगा गैस्ट्रिक अल्सर। इसके अलावा चूंकि यह जो एसिडिक काइम होता है यह आगे जाता है और ड्यूडिनम की दीवार को टच करता है, चूंकि वहां पर जाते ही वैसे तो इसका न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, परंतु यदि न्यूट्रलाइजेशन में देरी हो जाए तो ड्यूडिनम के फर्स्ट पार्ट को भी डैमेज कर सकता है। तो यह भी एसिड की वजह से डैमेज हो रहा है, यहां भी ब्रेकेज हो जाएगा म्यूकोसा और सब म्यूकोसा का, तो यह भी एक तरह का पेप्टिक अल्सर होगा। उसके अलावा यदि कभी कभार कार्डियक स्फिंक्टर अपने फंक्शन को बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं करे और यहां पर पैदा होने वाले एसिडिक मीडियम का यदि रीगर्जिटेशन हो, तो यह एसिडिक मीडियम इस ईसोफेगस की दीवार को भी टच करेगा और इस ईसोफेगस की दीवार में भी अल्सरेशन कॉज हो सकता है। चूंकि ईसोफेगस की दीवार में होने वाला अल्सर भी एसिडिक मीडियम की वजह से हो रहा है, सो दैट्स व्हाई दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, अल्सर का मतलब होता है जीआईटी की जो नॉर्मल दीवार है उसके अंदर किसी भी तरह का इरोजन या ब्रेकेज आ जाना म्यूकोसा और सब म्यूकोसा का अल्सर कहलाएगा। अगर यह अल्सर एसिडिक मीडियम की वजह से हो रहा है तो पेप्टिक अल्सर कहलाएगा। तो यहां पर अपन बात कर सकते हैं देयर आर 3 टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर। देयर आर 3 टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर। कौन कौन से होंगे? ईसोफेजियल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडिनल अल्सर। ईसोफेजियल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडिनल अल्सर। और ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि ये जो तीनों तरह के अल्सर होते हैं वो तीनों एसिडिक मीडियम की वजह से हो रहे हैं। तो ऑल 3 टाइप ऑफ अल्सर आर इंक्लूडेड अंडर पेप्टिक अल्सर। यानी पेप्टिक अल्सर का मतलब केवल गैस्ट्रिक अल्सर नहीं है, ड्यूडिनम में अल्सर होना या ड्यूडिनल अल्सर होना भी पेप्टिक अल्सर के अंतर्गत आएगा। ईसोफेगस में अल्सर होना भी पेप्टिक अल्सर के अंतर्गत आएगा। यहां अपन बात करें तीनों में से कौन कौन से अल्सर सर्वाधिक कॉमन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनेस्ट टाइप ऑफ अल्सर। तो ये दोनों तरह के अल्सर मोस्ट कॉमन माने जाते हैं। ये दोनों तरह के अल्सर बोले तो ड्यूडिनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर आर द कॉमन टाइप ऑफ अल्सर। यह रेयर माना जाता है। ईसोफेजियल अल्सर ना के बराबर होता है। तो पेप्टिक अल्सर का क्लासिफिकेशन की बात करें तो यह 3 तरह का हो गया। कौन कौन सा? ईसोफेजियल अल्सर, दूसरा हो गया गैस्ट्रिक अल्सर, तीसरा हो गया ड्यूडिनल अल्सर। कॉमन कौन सा हुआ? गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडिनल अल्सर। इनमें भी ज्यादा कॉमन की अपन बात करें तो ड्यूडिनल अल्सर मोर कॉमन होता है। यहां पर यदि इन तीनों पार्ट में से लोकेशन का भी अपन डिवीजन करें कि ईसोफेजियल अल्सर कौन से पार्ट में ज्यादा कॉमन है, ऑप्शन में आए अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, मिडिल पार्ट ऑफ ईसोफेगस या लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस। आंसर आपको देना है लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस। आंसर आपका होगा लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस। द गैस्ट्रिक अल्सर आर मोर कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन? कार्डियक रीजन, फंडस या पाइलोरस। तो आंसर आपको देना है द गैस्ट्रिक अल्सर आर मोर कॉमन इन पाइलोरिक एंट्रम। The gastric ulcer are more common in pyloric antrum. The duodenal ulcer are more common in which of the following part of duodenum? duodenum के कौन से पार्ट के अंदर कॉमन होता है? आंसर ऑप्शन है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट। तो आप भली बात ही जानते हैं कि काइम पाइलोरिक स्फिंक्टर को पार करके जैसे ही आगे जाएगा तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को टच करेगा और उसी में डैमेज होने की संभावना है। तो ड्यूडिनम के कौन से हिस्से में पेप्टिक अल्सर होना कॉमन है? तो आंसर आपको देना पड़ेगा फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। इज दैट क्लियर? तो ये इसकी परिभाषा के बारे में बातें हो गई। और ज्यादा बेहतर परिभाषा बनाई जाए, देखें ये ईसोफेगस, स्टोमक और ड्यूडिनम। ईसोफेगस, स्टोमक और ड्यूडिनम, ये इसकी अंदर वाली दीवार है।
ये इसकी अंदर वाली दीवार है, ये ईसोफेजियल म्यूकोसा हो गई, ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा हो गई और ये ड्यूडिनल म्यूकोसा हो गई। अच्छा, अभी आपके मेरे अंदर बात करें तो ये अंदर वाली म्यूकोसा या सब म्यूकोसा पूरी तरीके से इंटैक्ट है, पूरी तरीके से इंटैक्ट है, इसमें किसी भी तरह का घाव या ब्रेकेज नहीं है। तो इस म्यूकोसा में एसिडिक मीडियम की वजह से किसी भी तरह का घाव हो जाना, इस म्यूकोसा में एसिडिक मीडियम की वजह से किसी भी तरह का घाव हो जाना, इरोजन हो जाना, इसी को नाम देना चाहेंगे अपन पेप्टिक अल्सर। तो ये पेप्टिक अल्सर की परिभाषा और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा हो गई। तो सबसे पहले अपन पॉइंट की बात करें, सबसे पहला पॉइंट डेफिनेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। सबसे पहला पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। क्या डेफिनेशन होगी? आंसर है अपना व्हेन देयर इज एनी ब्रेकेज, व्हेन देयर इज एनी ब्रेकेज या डैमेज, या तो किसी भी तरह का ब्रेकेज होना या डैमेज होना टू गैस्ट्रिक, ड्यूडिनल और ईसोफेजियल म्यूकोसा, गैस्ट्रिक, ड्यूडिनल या ईसोफेजियल म्यूकोसा। और ज्यादा डीप में अल्सर जाएगा तो सब म्यूकोसा का भी इरोजन कॉज कर देगा। तो म्यूकोसा या सब म्यूकोसा में किसी भी तरह का डैमेज होना या ब्रेकडाउन होना, किसकी वजह से होना? एसिड की वजह से होना, क्योंकि यहां पेप्टिक शब्द का मतलब है एसिडिक मीडियम। तो किसी भी एसिडिक मीडियम की वजह से इन तीनों ऑर्गन की अंदर वाली दीवार में किसी भी तरह का इरोजन या डैमेज होना पेप्टिक अल्सर कहलाता है। तो पेप्टिक अल्सर को परिभाषित करें अपन तो इसकी परिभाषा होगी इट इज डिफाइंड एज द ब्रेकेज, इट इज डिफाइंड एज द ब्रेकेज ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ड्यूडिनल म्यूकोसा, ईसोफेजियल म्यूकोसा या सब म्यूकोसा। किसकी वजह से? ड्यू टू एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम की वजह से होने वाले अल्सर के लिए ही अपन नाम दे रहे हैं पेप्टिक। यहां पर पेप्टिक शब्द का मतलब है एसिडिक मीडियम। आगे बढ़े आप, द टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर। अगला पॉइंट है अपना टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर। कौन कौन से तरह का होगा पेप्टिक अल्सर? टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर में अपन बात करें, तीन तरह का होगा। ईसोफेगस की सबसे अंदर वाली दीवार म्यूकोसा या सब म्यूकोसा के अंदर किसी भी तरह का इरोजन आना, डैमेज होना या ब्रेकेज होना ईसोफेजियल अल्सर कहलाएगा, जो बहुत कम कॉमन होता है। यहां अपन बात करें लेस कॉमन माना जाता है ईसोफेजियल अल्सर। तीनों पेप्टिक अल्सर में से ज्यादा कॉमन होते हैं गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडिनल अल्सर। सबसे कम कॉमन होता है ईसोफेजियल अल्सर। परंतु यह ईसोफेजियल अल्सर ईसोफेगस के कौन से पार्ट में कॉमन है? तो अपन बोलेंगे लोअर पार्ट में, मिडिल पार्ट में या अपर पार्ट में। आंसर आपको देना है मोर कॉमन, या डायरेक्टली अपन लिखें इट इज कॉमन इन लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस। इट इज कॉमन इन लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस। यह ईसोफेगस के लोअर पार्ट में कॉमन होता। आगे बढ़ें, इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर। जो दोनों कॉमन होते हैं, स्टोमक में होने वाला अल्सर,
इसको नाम देते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर स्टोमक के कौन से पार्ट में कॉमन है? आंसर है इट इज मोर कॉमन इन पाइलोरिक एंट्रम। और तीसरा अल्सर जो ड्यूडीनम के फर्स्ट पार्ट में होता है उसको अपन नाम देते हैं ड्यूडीनल अल्सर। इसको अपन नाम देते हैं ड्यूडीनल अल्सर। तो यहां पर ये 3 क्वेश्चन बनते हैं कि स्टोमक, ईसोफेगस और ड्यूडीनम के कौन कौन से हिस्से में पेप्टिक अल्सर कॉमन होता है। यहां पर आपको आंसर देना है इट इज कॉमन इन पाइलोरिक एंट्रम। इट इज कॉमन इन पाइलोरिक एंट्रम। ड्यूडीनल अल्सर के बारे में अपन बात करें, इट इज कॉमन इन फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडीनम। इट इज कॉमन इन फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडीनम। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया परिभाषा पेप्टिक अल्सर के बारे में बेसिक जानकारी। और दूसरा पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। यहां पर कंसेप्ट क्लियर हुआ कि पेप्टिक अल्सर का मतलब केवल गैस्ट्रिक अल्सर नहीं है, ईसोफेगस में होने वाले अल्सर और ड्यूडीनम में होने वाले अल्सर को भी पेप्टिक अल्सर नाम दिया जाता है। डायग्राम से शो करें अपन तो देखें यहां पर ये गैस्ट्रिक जूस एसिडिक मीडियम, ये स्टोमक की दीवार और इस दीवार का इरोजन हो गया। ये इस पर्टिकुलर दीवार का इरोजन हो गया, ये यहां पर इसकी म्यूकोसा सब म्यूकोसा तक पहुंच गया, ये डैमेज। तो इसी पर्टिकुलर कंडीशन को नाम देते हैं अपन पेप्टिक अल्सर। उसके अलावा ड्यूडीनम के फर्स्ट पार्ट में इरोजन हो रहा है, ड्यूडीनम के फर्स्ट पार्ट में इरोजन हो रहा है, दैट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो ये हो गई डेफिनेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर, टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर। अगले पॉइंट में अपन बात करें एटियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर। अगला पॉइंट है एटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर ऑफ पेप्टिक अल्सर। एटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर्स ऑफ पेप्टिक अल्सर। देखें एटियोलॉजी के बारे में अपन बात करें तो दिमाग एक ही बात को कहता है कि स्टोमक में अल्सर एसिड की वजह से हो रहे हैं तो एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस या HCl होगा। बात भी ठीक। देखें यहां पर डाटा के अनुसार मैं आपको बताऊं 2007 से पहले जब मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा एडवांस नहीं थी, एडवांस थी, अब और ज्यादा एडवांस हो गई है। तो पेप्टिक अल्सर का जब भी मरीज आता एंडोस्कोपी करके उसको देखते, पेप्टिक अल्सर पॉजिटिव मिलता और उसको एसिड को सप्रेस करने वाली दवाइयां कंटिन्यूशन में महीने 2 महीने तक खिलाते। क्योंकि 2007 के बाद पेप्टिक अल्सर वाले मरीजों में जब एंडोस्कोपी करने लगे तो स्टोमक का एक छोटा सा पार्ट भी बाहर निकालने लगे, जिसको अपन बोले बायोप्सी। उस बायोप्सी में मिले हुए पार्ट में जब कल्चर करा के देखा गया मटेरियल का, तो कम से कम 50% से ज्यादा मरीजों में एक बैक्टीरिया पॉजिटिव मिला। यानी पहले तो ये माना जाता था कि स्टोमक में होने वाले अल्सर का कॉमन कारण है ज्यादा HCl का सीक्रेशन। स्टोमक में होने वाले अल्सर का कॉमन कारण है ज्यादा HCl का सीक्रेशन। परंतु जब एंडोस्कोपिक बायोप्सी होने लगी तब जाकर मालूम चला कि चाहे भले से HCl के ज्यादा सीक्रेशन से हो रहा है, बट 50% लोगों के स्टोमक में एक बैक्टीरिया पॉजिटिव मिला, तो शायद पॉसिबिलिटी यह है कि यह HCl की वजह से इसकी दीवार थोड़ी बहुत डैमेज होती होगी। और डैमेज दीवार में यदि यह बैक्टीरिया मौजूद है तो इसको हील होने का मौका नहीं देता है और यहां पर होने वाले घाव को ज्यादा फैला देता है। और घाव का ज्यादा फैलना ही क्या बन जाता है? अल्सर बन जाता है। तो 2007 के बाद जब पेप्टिक अल्सर के इलाज की नई गाइडलाइन जारी की गई तो उस गाइडलाइन में यह बताया गया कि चाहे H. पाइलोराई पॉजिटिव आए या नहीं आए,
परंतु हर एक अल्सर वाले मरीज को आप एंटीबायोटिक खिलाओ। इसलिए वर्तमान में लेटेस्ट गाइडलाइन इस बात को कहती है कि हर अल्सर वाले मरीज को एंटीबायोटिक देना मैंडेटरी है। तो यहां पर 2007 के बाद गाइडलाइन में चुनाव यह हुआ, जो मोस्ट कॉमन कॉज इसका एचसीएल माना जाता था वो दूसरे नंबर पर आ गया और पहले नंबर पर एक बैक्टीरिया आ गया जिसका नाम है हेलियोबैक्टर पाइलोराई। तो यदि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर, तो आंसर एचसीएल ना देकर आपको आंसर देना है एच पाइलोराई। आंसर एचसीएल ना देकर आपको आंसर देना है एच पाइलोराई। देखें बहुत बार या मैक्सिमम टाइम ये बैक्टीरिया से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, 3 क्वेश्चनों का एक ही आंसर है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, आंसर इज हेलियोबैक्टर पाइलोराई। क्वेश्चन आए द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर, आंसर इज हेलियोबैक्टर पाइलोराई। क्वेश्चन एग्जाम में आए द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ या मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर या मोस्ट कॉमन कार्सिनोजन फॉर गैस्ट्रिक कैंसर, तभी भी आपको आंसर देना है एच पाइलोराई। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कॉज करता है, पेप्टिक अल्सर कॉज करता है और लंबे समय तक स्टोमक में रहे तो स्टोमक की अंदर वाली सेल में म्यूटेशन कॉज कर देता है, जिससे सेल अनकंट्रोल डिवाइड होने लग जाती हैं, दैट में प्रोड्यूस द गैस्ट्रिक कैंसर। तो गैस्ट्रिक कैंसर का भी कारण यही माना जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर तो 2007 से पहले की गाइडलाइन में था एचसीएल, और 2007 के बाद की जो नई गाइडलाइन है उसके अनुसार इसका मोस्ट कॉमन कॉज बन गया है हेलियोबैक्टर पाइलोराई। अगला कारण अपन ढूंढना चाहें तो अगला कारण अपन सीधा सा दे सकते हैं, एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ एचसीएल। अगला कारण अपन दे सकते हैं एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ एचसीएल। एचसीएल के एक्सेसिव सीक्रेशन की वजह से भी होता है पेप्टिक अल्सर, क्योंकि एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ एचसीएल, एचसीएल का सीक्रेशन ज्यादा होगा, या फिर एक वर्ड अपन बोले डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ म्यूसिन, डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ म्यूसिन, म्यूसिन का सीक्रेशन कम होगा। अगर म्यूसिन का सीक्रेशन कम हो जाए या एचसीएल का सीक्रेशन बढ़ जाए तो भी इंसान में पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। अब ये जो दोनों के दोनों काम हैं वह कौन सी परिस्थिति में होते हैं? ये दोनों के दोनों काम कौन सी परिस्थिति में होते हैं? जब अपन बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं गैस्ट्रिक इरिटेंट का। देखो ध्यान हो तो आपको बता दिया है, टी, कॉफी, चॉकलेट, स्ट्रेस, एनएसएआईडी, स्पाइसी फूड, ये सारे के सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जो या तो एचसीएल के सीक्रेशन को बढ़ाते हैं या फिर म्यूसिन के सीक्रेशन को कम करते हैं, और ऐसे सब्सटेंस को अपन नाम देते हैं गैस्ट्रिक इरिटेंट। तो यहां पर अपन को बताना पड़ेगा एक्सेसिव यूज ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट, एक्सेसिव यूज ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट। गैस्ट्रिक इरिटेंट का एक्सेसिव यूज करने की वजह से या तो एचसीएल का सीक्रेशन कम हो जाएगा, एचसीएल का सीक्रेशन बढ़ जाएगा, या फिर म्यूसिन का सीक्रेशन कम हो जाएगा, और दोनों ही परिस्थितियों में ईसोफेगस की, स्टोमक की या ड्यूडिनम की अंदर वाली म्यूकोसा डैमेज हो जाएगी और कॉज हो जाएगा पेप्टिक अल्सर। तो यहां पर गैस्ट्रिक इरिटेंट लिखा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि मुझे उसका नाम लिखने की आवश्यकता है। एक शब्द लिखूंगा मैं, उसी से आप साथ ही समझ जाएंगे क्या होते हैं गैस्ट्रिक इरिटेंट।
कैसे डैमेज करते हैं, कौन HCl को बढ़ाता है, कौन म्यूसिन को कम करता है, बताओ। डिस्कशन हो चुका, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में डिस्कशन हो गया। तो एक्सेसिव यूज ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट से भी पेप्टिक अल्सर होता है। तो ये हो गई इटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर ऑफ पेप्टिक अल्सर। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर, आंसर देना है आपको H. पाइलोराई या हेलियोबैक्टर पाइलोराई। इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर। दूसरा है या तो HCl का सीक्रेशन बढ़ जाए या म्यूसिन का सीक्रेशन कम हो जाए। और ये दोनों परिस्थितियां कब डेवलप होंगी, जब कौन सी चीजों का इस्तेमाल करोगे आप नॉर्मल से ज्यादा मात्रा में, आंसर है गैस्ट्रिक इरिटेंट। द एग्जाम्पल ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट आर अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, स्ट्रेस, NSAID फॉर एग्जाम्पल के लिए एस्प्रिन, ये और स्पाइसी फूड, ये सारे के सारे सब्सटेंस को गैस्ट्रिक इरिटेंट के अंदर काउंट किया जाता है। किस तरीके से अपीयरेंस होती है, जब H. पाइलोराई का इन्फेक्शन हो जाता है तो देखें ये वाली अपीयरेंस डेवलप हो जाती है। ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया दिख रहा है, इट इज द शेप ऑफ हेलियोबैक्टर पाइलोराई। इट इज द शेप ऑफ हेलियोबैक्टर पाइलोराई। यह है हेलियोबैक्टर पाइलोराई। देखो म्यूकोसा में इरोजन कॉज करता है। ये सारे के सारे ब्लैक कलर में हेलियोबैक्टर पाइलोराई है और यह इन्वेड करता है, इन्वेड करके यहां पर डैमेज कॉज कर देता है। तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है हेलियोबैक्टर पाइलोराई। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर। तीसरे पॉइंट पर आगे बढ़े आप। तीसरे पॉइंट का नाम है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर। तीसरा पॉइंट है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर। इसमें यदि मैं बोलूं कि स्टोमक में दो तरह के फैक्टर काम करते हैं। एक फैक्टर तो स्टोमक को बचाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक फैक्टर जो स्टोमक को बचाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं उनको डिफेंसिव फैक्टर नाम दिया जाता है। डिफेंसिव फैक्टर का एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ म्यूसिन, एडिक्वेट ब्लड सप्लाई, और उसके अलावा presence of prostaglandins. These are the defensive factor found inside the stomach. कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो HCl के सीक्रेशन को बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नंबर 1, इंक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ पैराइटल सेल। नंबर 2, इंक्रीज नंबर ऑफ पैराइटल सेल। नंबर 3, इंक्रीज द स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व। इनको बोलते हैं एग्रेसिव फैक्टर। और जब एग्रेसिव फैक्टर डिफेंसिव फैक्टर से आगे निकल जाते हैं तो परिणाम होता है पेप्टिक अल्सर। तो पैथोफिजियोलॉजी में अपन वर्ड बोलें, द पेप्टिक अल्सर अकर व्हेन द पेप्टिक अल्सर अकर व्हेन द एग्रेसिव फैक्टर एक्सीड द डिफेंसिव फैक्टर। द पेप्टिक अल्सर अकर व्हेन द एग्रेसिव फैक्टर एक्सीड द डिफेंसिव फैक्टर। तो सारे साथी समझ रहे हैं, मुझे यहां भी सेम शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि इसका भी बेहतर तरीके से अध्ययन मैंने आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी में करा दिया था। बोले तो पैथोफिजियोलॉजी में दो तरह के फैक्टर, डिफेंसिव फैक्टर और एग्रेसिव फैक्टर। और जब एग्रेसिव फैक्टर डिफेंसिव फैक्टर से आगे निकल जाएंगे तो कौन सी कंडीशन डेवलप हो जाएगी? पेप्टिक अल्सर। तो देखें क्या डिस्कशन हो चुका, परिभाषा हो गई पेप्टिक अल्सर की। पेप्टिक अल्सर में पेप्टिक शब्द का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको पढ़ा दिया। टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर कौन कौन से होते हैं वो अपन ने पढ़ लिए। इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर ऑफ पेप्टिक अल्सर हो गया। देन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर। अब अगले पॉइंट को डील करेंगे अपन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। अगला पॉइंट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। दैट इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट। दैट इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हैं जो पेप्टिक अल्सर के अंतर्गत प्रेजेंट होते? तो देखें, ईसोफेजियल अल्सर की तो अपन बात नहीं करें, जो मोस्ट कॉमन अल्सर हैं उनकी बात करें। या तो स्टोमक में होगा
और या फिर ड्यूडीनम के अंदर होगा। ये इरोजन हो गया स्टोमक में, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, या ये इरोजन हो गया ड्यूडीनम में, ड्यूडीनल अल्सर हो गया। बोथ आर द टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर। क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगे यदि मैं आपसे पूछूं क्या मरीज को पेन होगा? अंदर स्टोमक की दीवार या ड्यूडीनम की दीवार में घाव हो रखा है, क्या मरीज को पेन होगा? आंसर दे रहे हैं आपकी यस, श्योर होगा। पेन होना कॉमन है, पेन होना कॉमन है तो पेप्टिक अल्सर का सबसे पहला और प्राइमरी साइन होता है पेन। सबसे पहला और प्राइमरी साइन होता है पेन। मैं पूछूं क्या यहां पर ब्लीडिंग होगी? तो अंदर घाव हो रखा है, म्यूकोसा को भेद कर सब म्यूकोसा में जाएगा तो ब्लड वेसल या कैपिलरी रप्चर होंगी जिसकी वजह से ब्लीडिंग होगी। तो दूसरा जो कॉमन साइन इसमें अपीयर होता है उसका नाम है ब्लीडिंग। चूंकि यहां पर एसिड का सीक्रेशन ज्यादा हो रहा है और यह एसिड ऊपर की तरफ भी रिगर्जिटेट होगा तो सीने में जलन होगी। तो बर्निंग सेंसेशन इन चेस्ट या सीने में जलन होना, इसको यूजुअली अपन नाम देते हैं पायरोसिस। पायरोसिस का मतलब होता है हर्ट बर्न। पायरोसिस का मतलब होता है हर्ट बर्न। चूंकि अल्सर किसी भी तरीके से हो, मरीज में डेवलप हो जाएगा एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग। देखें ये वाले साइन से आप भली भांति परिचित हैं। पूरी जीएनएम और बीएससी इन्हीं ने कराई है अपन को। जीएनएम बीएससी के मेडिकल सर्जिकल के पेपर में ये तीन तो फिक्स थे। यहां तो फिर भी अपन ने शॉर्ट लिखे हैं, वहां तो पहली लाइन में पूरा नाम एनोरेक्सिया, फिर एक लाइन छोड़ के नोजिया, फिर एक लाइन छोड़ के वॉमिटिंग, ताकि पेज भरा हुआ सा लगे। कोई सी भी बीमारी हो, ये वाले सिम्टम तो सामान्यतः डेवलप होते ही होते हैं। और अपन तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की बात कर रहे हैं। सिंपल खांसी जुकाम बुखार हो जाए अपन को तो भी ये सिम्टम आते हैं, और अपन तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की बात कर रहे हैं तो ये तो सभी में फिक्स चलेंगे, ये तो सभी के अंदर फिक्स चलेंगे। तो एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग होगा पर्सन को। क्योंकि क्या प्रॉपर डाइट ले पाएगा इंसान? यहां पर नहीं ले पाएगा। मरीज को ब्लीडिंग हो रही है, साथ में दर्द हो रहा है, और ब्लीडिंग होने की वजह से हीमोग्लोबिन या आरबीसी की मात्रा कम हो जाएगी। और हीमोग्लोबिन या आरबीसी की मात्रा कम होना क्या कॉज करेगा? एनीमिया। जब इंसान डाइट ही नहीं ले पा रहा है तो लगातार जब तक अल्सर बना हुआ रहेगा पर्सन का वेट कम होता रहेगा। पर्सन का वेट कम होता रहेगा बोले तो पर्सन को वेट लॉस होगा, पर्सन में वेट लॉस डेवलप हो जाएगा। तो दीज ऑल आर द साइन विच आर प्रेजेंट इन पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर वाले में शार्प नाइफ लाइक पेन होता है। जो पेन होता है वो होता है शार्प नाइफ लाइक, यानी अंदर से चुभन हो रही है, शार्प नाइफ लाइक पेन होता है पर्सन को। अब यहां पर ये तो सिंपल सिंपल सी बात हो गई कि अल्सर हो रहा है, पेप्टिक अल्सर तो दर्द होगा, ब्लीडिंग होगी, सीने में जलन होगी। पायरोसिस बोले तो हर्ट बर्न, पायरोसिस बोले तो हर्ट बर्न, ये टर्म भी पूछी गई है आपके एग्जाम में। पर्सन में हर्ट बर्न होगा, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग होगी, एनीमिया होगा, वेट लॉस होगा। चूंकि अंदर घाव हो रखे हैं तो फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ स्टोमक होगा। अब क्वेश्चन कहां से बनता है? तो देखें क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि स्टोमक के अंदर घाव हो रहे हैं। अब ये घाव दो जगह हो सकते हैं, या तो ये वाले घाव यहां पर हो रहे हैं ड्यूडीनम में, या फिर ये स्टोमक में हो रहे हैं। अब स्टोमक में हो रहे हैं या ड्यूडीनम में हो रहे हैं, तो सबसे पहले अपन बात करें जो पेन वाली कंडीशन है, जो पेन वाली कंडीशन है, सबसे पहले इस पेन की लोकेशन, सबसे पहले इस पेन की लोकेशन, फिर इसका क्राइटेरिया कि फूड के साथ पेन होता है। तो देखो गौर करो, स्टोमक के अंदर
अल्सर हो रखा है। अगर मेरे स्टोमक में अल्सर है तो मुझे दर्द जस्ट लेफ्ट साइड में होगा। ईसोफेगस यहां से आ रही है, स्टोमक यहां जा रहा है तो लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में होगा, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में होगा मुझे पेन। परंतु ड्यूडिनल अल्सर है तो यह दर्द एपिगैस्ट्रियम में होगा। यह दर्द कहां पर होगा? एपिगैस्ट्रियम में। तो देखो दो अलग अलग तरह के अल्सर हो गए। गैस्ट्रिक अल्सर में जो दर्द होगा, गैस्ट्रिक अल्सर में जो दर्द होगा उसकी लोकेशन होगी लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन, और यहां जो दर्द होगा तो इसकी मेन लोकेशन होगी एपिगैस्ट्रियम। इसकी मेन लोकेशन कौन सी होगी? एपिगैस्ट्रियम। आगे बढ़े आप, मान के चलें इंसान को स्टोमक में अल्सर है, ये वाली स्फिंक्टर बंद रहती है, ये वाली भी बंद रहती है। अपन ने खाना खाया, अपन ने खाना खाया, खाना खाने के बाद HCl का सीक्रेशन होगा बहुत ज्यादा। ये HCl फिर से इस घाव को टच करेगा, दर्द बढ़ेगा। जो खाना आपने खाया है वो इसको टच करेगा तो दर्द बढ़ेगा, और जब दर्द बहुत ज्यादा होगा तो वॉमिटिंग रिफ्लेक्स इनिशिएट होगा। इंसान खाना खाने के आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद वॉमिटिंग कर दे, स्टोमक खाली हो जाएगा। स्टोमक खाली होने का मतलब है जो खाना खाया था वो भी खाली हो गया, जो खाना खाया था वो भी खाली हो गया, और जो गैस्ट्रिक जूस या HCl था वो भी बाहर फेंक दिया। इसका मतलब है खाना खाते ही दर्द चालू हो जाना और वॉमिटिंग करते ही दर्द में आराम आ जाना। खाना खाते ही दर्द चालू हो जाना और वॉमिटिंग करते ही दर्द में आराम आ जाना। यह कौन से अल्सर का फीचर होगा? आंसर है गैस्ट्रिक अल्सर का फीचर होगा। कौन से अल्सर का फीचर होगा? गैस्ट्रिक अल्सर का फीचर होगा। साथ में जब यहां पर अंदर घाव हो रखा है और इंसान वॉमिटिंग करेगा तो वॉमिटिंग में ब्लड आएगा, और वॉमिटिंग में ब्लड का मौजूद होना स्थिति को नाम देते हैं अपन हेमेटेमेसिस। कंडीशन को क्या नाम देंगे? अपन हेमेटेमेसिस नाम देंगे। तो हेमेटेमेसिस किसमें कॉमन होगा? गैस्ट्रिक अल्सर में कॉमन होगा। किसमें कॉमन होगा? गैस्ट्रिक अल्सर में। तो देखें यहां गैस्ट्रिक अल्सर के कौन कौन से फीचर हो गए। फीचर नंबर 1, इसमें दर्द की लोकेशन होगी लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। फीचर नंबर 2, खाना खाते ही इंसान में दर्द स्टार्ट हो जाता है। फीचर नंबर 3, वॉमिटिंग करते ही दर्द में आराम आ जाता है। वॉमिटिंग करते ही दर्द में आराम आ जाता है। फीचर नंबर 4, यहां पर हेमेटेमेसिस प्रेजेंट होगा। यहां पर क्या चीज प्रेजेंट होगी? आंसर है हेमेटेमेसिस। ये तो फीचर हो गए, ये तो फीचर हो गए कौन से अल्सर के? गैस्ट्रिक अल्सर के। अब बात करें, इंसान को हो रखा है ड्यूडिनल अल्सर। अच्छा दिमाग लगाओ, ड्यूडिनल अल्सर क्यों हुआ होगा? शायद इसलिए हुआ होगा कि यहां से जो एसिड है वो आगे जाकर इसकी दीवार को डैमेज कर दिया एसिड ने। इसका मतलब शायद हो सकता है कि पाइलोरिक स्फिंक्टर बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही। अगर पाइलोरिक स्फिंक्टर बहुत अच्छे से काम कर रही होती तो ये एसिड का आगे रिफ्लेक्स नहीं होता। कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी है। अब ये जो इंसान है, सबसे पहला कौन से तरह का अल्सर है? ड्यूडिनल अल्सर। फीचर नंबर 1, दर्द कहां पर होगा? इसमें एपिगैस्ट्रिक रीजन में होगा। ड्यूडिनल अल्सर में दर्द कहां पर होगा? आंसर है एपिगैस्ट्रिक रीजन में होगा। क्योंकि यह पर्सन जब खाली पेट रहता है, खाली पेट रहता है तो भी ना के बराबर HCl तो सीक्रेट होता ही रहता है। खाली पेट भी HCl तो सीक्रेट होता ही रहता है। तो यह HCl थोड़ा बहुत आगे निकलकर इस घाव को टच करता है और इंसान को दर्द होता है। इस घाव को टच करता है और इंसान को दर्द होता है। तो यहां पर दूसरे फीचर में बोलें, ऐसा कौन सा अल्सर है जिसमें खाली पेट दर्द होता है? ऐसा कौन सा अल्सर है जिसमें खाली पेट दर्द होता है? आंसर है ड्यूडिनल अल्सर। आंसर है ड्यूडिनल अल्सर। पॉइंट नंबर 2,
अब इंसान ने खाना खा लिया, इंसान ने खाना खा लिया, खाना यहां आ गया। अच्छा, खाना तो यहां 2 से 3 घंटे ठहरेगा और खाने के ठहरने की वजह से ये दोनों स्फिंक्टर और टाइट हो जाती हैं, पूरी तरीके से बंद हो जाती। देखो, पूरी तरीके से बंद होने का मतलब यह है कि जो थोड़ा बहुत एसिड आगे जा भी रहा था, थोड़ा बहुत एसिड आगे जा भी रहा था, अब उसका भी जाना बंद हो गया क्योंकि स्फिंक्टर पूरी तरीके से टाइट हो गई। इसका मतलब है अब जो दर्द हो रहा था खाली पेट, खाना खाते ही दर्द में आराम आ गया। तो वह कौन सा अल्सर है जिसमें दर्द में आराम आ जाता है? आफ्टर टेकिंग मील। आफ्टर टेकिंग मील, खाना खाने के तुरंत बाद दर्द में आराम आ जाता है। कौन से अल्सर में? ड्यूडिनल अल्सर में। कौन से अल्सर में? ड्यूडिनल अल्सर में। क्यों दर्द में आराम आ जाएगा? स्फिंक्टर बंद हो गई। स्फिंक्टर बंद हो गई और बंद हो गई तो एसिड का आगे जाना बंद हो गया फूड के आते ही। अगला पॉइंट, अब 2 से 3 घंटे बाद यहां फूड रहेगा और 2 से 3 घंटे बाद तो फूड को आगे जाना है। फूड आगे जाएगा तो इसको, जहां पर घाव हो रखा है, इसको टच करेगा और टच करने का मतलब है इंसान को दर्द होगा। तो वह कौन सा अल्सर है जिसमें खाने के 2 से 3 घंटे बाद दर्द स्टार्ट हो जाता? खाना खाते ही दर्द में आराम आ जाना और खाने के 2 से 3 घंटे बाद दर्द स्टार्ट हो जाना। तो 2 से 3 घंटे बाद तो फूड जब इसको टच करेगा तो दर्द होगा। तो कौन सा अल्सर हुआ? ड्यूडिनल अल्सर। कौन सा अल्सर हुआ? ड्यूडिनल अल्सर। 5वां और लास्ट पॉइंट, रात को 9 बजे अपन खाना खाएं और 11 बजे अपन सो जाएं। अपन को नींद आ गई और 12 बजे अपनी नींद खुल गई। रात को 12 बजे नींद खुल गई कि दर्द हो रहा है। अच्छा, 9 बजे खाना खाया तो आराम मिला, थोड़ा बहुत दर्द था वो खत्म हो गया। 12 बजे नींद खुल गई कि एपिगैस्ट्रिक रीजन में दर्द हो रहा है क्योंकि 9 बजे जो खाना खाया वो 12 बजे ड्यूडिनम में पहुंचकर उसको इरिटेट कर रहा है। इसका मतलब रात को 11-12 बजे दर्द होना, इसको अपन बोलेंगे मिडनाइट पेन। रात को 11-12 बजे दर्द होना, इसको अपन बोलेंगे मिडनाइट पेन। तो ऐसा कौन सा अल्सर है जिसमें मिडनाइट पेन होता है? आंसर है ड्यूडिनल अल्सर। आंसर है ड्यूडिनल अल्सर। ड्यूडिनल अल्सर में मिडनाइट पेन होता है। लास्ट पॉइंट, यहां अल्सर है तो घाव से ब्लीडिंग भी हो रही है और यह ब्लड ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम, कॉलन, रेक्टम, एनस से बाहर निकलेगा तो पुराना ब्लड होगा, ओल्ड ब्लड। तो इस इंसान की स्टूल में ओल्ड ब्लड प्रेजेंट होगा और स्टूल में स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग होने की वजह से ओल्ड ब्लड का प्रेजेंट होना, इसको क्या बोलेंगे अपन? मेलेना। तो यहां आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि मिडनाइट पेन एंड मेलेना इज द कॉमन फीचर। किसके कॉमन फीचर हैं? आंसर है ड्यूडिनल अल्सर। आंसर है ड्यूडिनल अल्सर के मेलेना और मिडनाइट पेन किसमें होता है? आंसर इज ड्यूडिनल अल्सर। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बहुत सिंपल है। जो इसका प्राइमरी फीचर होता है वो पेन होता है। ब्लीडिंग होगी जिसकी 2 फॉर्म होंगी, हिमेटेमेसिस और मेलेना। सीने में जलन बोले तो पायरोसिस, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, एनीमिया होना, वेट लॉस होना। दर्द कैसा होता है? शार्प नाइफ लाइक पेन इसके अंदर होता है। बट जो मेन अपन को पढ़ना है कि जो दोनों अलग अलग तरह के अल्सर हैं, दोनों अलग अलग तरह के अल्सर हैं, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडिनल अल्सर, उनमें जो दर्द या ब्लीडिंग होती है उनके क्या स्पेशल फीचर होते हैं? उनके क्या स्पेशल फीचर होते हैं? तो स्पेशल फीचर इस तरीके से हैं। सबसे पहले बात करें अपन गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में। सबसे पहले गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में, तो गैस्ट्रिक अल्सर में सबसे पहले पेन की लोकेशन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन।
खाना खाते ही दर्द होगा, कॉमन सेंस की बात है। फूड के पार्टिकल घाव को टच करेंगे तो दर्द होगा, HCl ज्यादा सीक्रेट होगा तो दर्द होगा। तो यहां पर अपन बोले खाना खाते ही दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिखें अपन, इंजेशन ऑफ फूड। इसको लिखें इंजेशन ऑफ फूड, सॉरी, कॉज पेन। इंजेशन ऑफ फूड कॉज पेन एंड वॉमिटिंग, अगर वॉमिटिंग हो गई तो दर्द में आराम आ जाएगा। वॉमिटिंग में रिलीव द पेन। खाना खाते ही दर्द स्टार्ट हो जाता है और वॉमिटिंग करते ही दर्द में आराम आ जाता है। इज दैट क्लियर? अगला पॉइंट, कौन सी कंडीशन इसमें कॉमन है, हेमेटेमेसिस या मेलेना? कौन सी कंडीशन इसमें कॉमन है, हेमेटेमेसिस या मेलेना? तो गैस्ट्रिक अल्सर में कॉमन होता है हेमेटेमेसिस। तो यहां अपन बोलेंगे हेमेटेमेसिस इज कॉमन इन गैस्ट्रिक अल्सर। हेमेटेमेसिस इज कॉमन इन गैस्ट्रिक अल्सर। दूसरे अल्सर की बात करें अपन, इट इज द ड्यूडिनल अल्सर। दूसरा अल्सर ड्यूडिनल अल्सर। सबसे पहला पॉइंट, द लोकेशन ऑफ पेन। यहां पर पेन कहां होगा? तो मेनली पेन की लोकेशन होगी एपीगैस्ट्रिक रीजन। यहां पर पेन होगा एपीगैस्ट्रिक रीजन में। अच्छा, खाना खाते ही दर्द होगा क्या? मैंने खाना खाया, अल्सर है, स्टोमक में गया, स्टोमक दोनों साइड से बंद हो गया, एसिड का जाना रुक गया, दर्द पहले हो रहा था मुझे, खाना खाते ही तो दर्द में आराम आ जाएगा। पहली लाइन में बोलूं इंजेशन ऑफ फूड, इंजेशन ऑफ फूड रिलीव द पेन, इंजेशन ऑफ फूड रिलीव द पेन। खाना खाते ही दर्द में आराम आ जाता है। पॉइंट नंबर 1, इंजेशन ऑफ फूड रिलीव द पेन। उसके अलावा दर्द कब होगा? खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद। यहां बोलेंगे अपन द पेन अकर, द पेन अकर 2 to 3 hours after taking the meal. The pain occur 2 to 3 hours after taking the meal. खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद दर्द स्टार्ट हो जाता है। और चूंकि नाइट में अपन बात करें, नाइट में अपन बात करें तो 8-9 बजे खाना खा के 11-12 बजे दर्द होना, इसको अपन बोलते हैं मिडनाइट पेन। तो यहां अपन बोलेंगे मिडनाइट पेन अकर, मिडनाइट पेन अकर। पर्सन को मिडनाइट पेन होगा। लास्ट पॉइंट, यहां चूंकि ड्यूडिनम में अल्सर है तो ब्लीडिंग पर रेक्टम बाहर आएगी, इसको अपन बोलेंगे मेलेना, इसको अपन नाम देंगे मेलेना। मेलेना इज मोर कॉमन इन ड्यूडिनल अल्सर, मेलेना इज मोर कॉमन इन ड्यूडिनल अल्सर। तो दर्द और ब्लीडिंग दोनों के बारे में, दोनों अलग अलग तरह के अल्सर हैं, उनसे संबंधित सारे क्वेश्चनों का जवाब मैंने आपको दे दिया। द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर आर पेन, ब्लीडिंग। पेन और ब्लीडिंग में ही क्वेश्चन है। वह अल्सर जिसमें खाना खाते ही दर्द स्टार्ट हो जाए और वॉमिटिंग करते ही दर्द में आराम आ जाए, साथ में हेमेटेमेसिस ज्यादा कॉमन हो, कौन सा अल्सर होगा? आंसर इज गैस्ट्रिक अल्सर। वह अल्सर जिसमें खाली पेट दर्द होता है,
खाना खाते ही दर्द में आराम आ जाता है, खाने के 2 से 3 घंटे बाद दर्द होता है, साथ में मिडनाइट पेन होता है और मेलेना ज्यादा कॉमन है। कौन से टाइप का अल्सर होगा? आंसर इज ड्यूडिनल अल्सर। इट इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। इट इज द मीनिंग ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। परिभाषा हो गई, बेसिक हो गया, टाइप्स हो गए, इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर हो गया, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर हो गई, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गया। अब अपन डिस्कस करें व्हाट आर द डायग्नोस्टिक मेजर ऑफ पेप्टिक अल्सर। व्हाट इज द डायग्नोस्टिक मेजर ऑफ पेप्टिक अल्सर? देखिए, डायग्नोस्टिक मेजर में सबसे पहला पॉइंट, हर एक तरह की बीमारी में अपन लेकर चलते हैं हिस्ट्री। अपन लेकर चलते हैं हिस्ट्री, पर्सनल डाटा जिसमें आते हैं, फैमिली हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, पर्सनल हैबिट्स, ये सारी की सारी चीजें हिस्ट्री में इंक्लूड हो जाती हैं। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, यहां अपन डाइटरी हिस्ट्री भी लेना चाहेंगे। और लास्ट पॉइंट होता है प्रेजेंट मेडिकल कंप्लेंट या प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट। अब हिस्ट्री को मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करना यूजलेस होगा, क्योंकि पूरे 4 साल तक आपने जब भी प्रैक्टिकल हुआ है तो बहुत सारे पेज इसमें भरे हैं। यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 चीजें होंगी। जब भी आप जीआईटी के डिसऑर्डर में मरीज की हिस्ट्री लेंगे तो एक इंपॉर्टेंट चीज तो होगी पर्सनल हिस्ट्री, एक इंपॉर्टेंट चीज तो होगी पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में मरीज से अपन पूछेंगे क्या वह टोबैको, अल्कोहल और स्मोकिंग का इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये पूरे जीआईटी डिसऑर्डर में रिस्क फैक्टर हैं। तो अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग लेता है क्या, और एक वह किस तरह की डाइट का इस्तेमाल करता है, वह किस तरह की डाइट का इस्तेमाल करता है, बोले तो डाइटरी हिस्ट्री। ये हिस्ट्री के अंदर पॉइंट इंक्लूड करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट हमेशा हर एक बीमारी में होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। हर एक बीमारी में होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। देखें, फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन बात करें, फिजिकल एग्जामिनेशन के 4 मेथड होते हैं। इंस्पेक्शन करते हैं सामान्यतः अपन सबसे पहले अपन इंस्पेक्शन करते हैं, देन पाल्पेशन करते हैं, देन परकशन करते हैं और देन अस्कल्टेशन करते हैं। ये एक नॉर्मल सा रूटीन ऑर्डर होता है इन्वेस्टिगेशन का, परंतु जीआईटी के अंदर नॉर्मली अपन देखें, सबसे पहले मैं इंस्पेक्शन करूं, इंस्पेक्शन में मुझे क्या देखने को मिलेगा या क्या फाइंडिंग है जो आप असेस कर सकते हो। तो आइज को, नेल को, स्किन को देख सकता हूं मैं। एनीमिक मिल सकता है मुझे, एनीमिक मिल सकता है मुझे पेशेंट, या जॉन्डिस मिल सकता है। जैसे पेप्टिक अल्सर है, ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो पर्सन को एनीमिया हो चुका होगा। उसके बाद मैं पालपेट करूं तो लीवर को पालपेट करके इसका साइज देख सकता हूं। कोई बाहरी ट्यूमर तो नहीं है वो मैं देख सकता हूं, पल्स देख सकता हूं मैं। फिर मैं परकशन करूंगा और अस्कल्टेशन करूंगा। अस्कल्टेशन में मैं सुनूंगा बाउल साउंड, अस्कल्टेशन में मैं सुनूंगा बाउल साउंड। अब यदि सबसे पहले मैंने इंस्पेक्शन किया, उसके बाद मैंने पूरे एब्डोमेन को पालपेट किया, फिर मैंने परकशन का इस्तेमाल किया, फिर मैं स्टेथोस्कोप लगाकर अस्कल्टेट कर रहा हूं, तो यहां पर एक संभावना जाहिर हो सकती है कि यदि मैं पालपेट कर लूंगा तो जीआईटी की जो मोटिलिटी है वो अफेक्ट होगी।
उसके बाद यदि मैं अस्कल्टेशन करूंगा तो हो सकता है जो बाउल साउंड है उसमें मेरे को करेक्ट बाउल साउंड सुनने को ना मिले। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन में फिजिकल एग्जामिनेशन करने का करेक्ट ऑर्डर होगा। तो यहां पर अपन पाल्पेशन सबसे लास्ट में करते हैं। पाल्पेशन सबसे लास्ट में करते हैं तो सबसे पहले यहां इंस्पेक्शन होगा। इंस्पेक्शन होने के बाद अगला मेथड अपन इस्तेमाल करेंगे अस्कल्टेशन। उसके बाद अपन करेंगे परकशन और सबसे लास्ट में अपन पाल्पेशन। ये इसका करेक्ट ऑर्डर होता है। अपन बात करें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में या अदर सिस्टम में होता है इसका ऑर्डर इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन। परंतु जीआईटी में ये स्पेशल ऑर्डर है और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में आता है कि एब्डोमिनल कैविटी के फिजिकल एग्जामिनेशन का करेक्ट ऑर्डर होगा। आंसर है इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, परकशन और पाल्पेशन। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले किसी भी बीमारी में या कोई सा भी सिस्टम आप पढ़ रहे हो तो इनिशियल 2 पॉइंट इंक्लूड करते हैं अपन, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद अपन इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन इसमें होंगे, किस तरीके से उनको परफॉर्म करेंगे, कैसे उनसे फाइंडिंग मिलेगी, ये सारा डिस्कशन बाकी है। साथ में क्या इसका लास्ट में इलाज करना चाहेंगे ये बाकी। क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन का नर्स के द्वारा कैसे पता लगाया जा सकता है, और यदि कॉम्प्लिकेटेड हो जाए अल्सर तो इसका क्या सर्जिकल मैनेजमेंट आपके द्वारा किया जाना पॉसिबल होगा। यानी बोला जाए तो डायग्नोसिस में इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशन और सर्जिकल मैनेजमेंट, ये वाला पोर्शन बाकी है। चूंकि टाइम हो चुका है तो इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा उसको देख लें आप। डिसऑर्डर ऑफ स्टोमक एंड ईसोफेगस, पहली बीमारी पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में पेप्टिक शब्द का मतलब समझ लिया आपने, एसिडिक मीडियम। परिभाषा देखें, इट इज डिफाइंड एज द ब्रेकेज और डैमेज टू गैस्ट्रिक, ड्यूडिनल, ईसोफेजियल म्यूकोसा या सबम्यूकोसा ड्यू टू द एसिडिक मीडियम या प्रेजेंस ऑफ HCl. The peptic ulcer occur in anywhere of digestive tract which comes contact with gastric juice or HCl. The part which comes directly contact with HCl are duodenum, स्टोमक एंड ईसोफेगस। इसलिए पेप्टिक अल्सर 3 तरह का होगा। ईसोफेजियल अल्सर ईसोफेगस में कहां कॉमन होगा, लोअर पार्ट में। गैस्ट्रिक अल्सर कहां कॉमन होगा, पाइलोरिक एंट्रम में। ड्यूडिनल अल्सर कहां कॉमन होगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में। इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर में द मोस्ट कॉमन कॉज इज हेलियोबैक्टर पाइलोराई। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का भी यही आंसर है और स्टोमक के कैंसर का भी यही कॉज है। दूसरा कारण होगा एक्सेसिव यूज ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट। क्या होते हैं डिस्कशन हो चुका था। पैथोफिजियोलॉजी, जब एग्रेसिव फैक्टर डिफेंसिव फैक्टर से आगे निकल जाएं तो पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में दर्द होगा, बोले तो पेन, ब्लीडिंग, हर्ट बर्न, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, एनीमिया, वेट लॉस। कौन कौन से अल्सर में कब कब पेन होता है और किस तरह की ब्लीडिंग होती है। तो गैस्ट्रिक अल्सर में पेन की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। खाना खाने के तुरंत बाद दर्द स्टार्ट होगा और वॉमिटिंग करने से दर्द में आराम आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि एसिड और फूड दोनों बाहर निकल जाएंगे। यहां पर जब वॉमिट करेगा तो उसमें ब्लड मौजूद होगा तो हेमेटेमेसिस यहां कॉमन होती है। साथ में ड्यूडिनल अल्सर जिसमें पेन की लोकेशन एपिगैस्ट्रियम होगी।
खाना खाने के बाद दर्द में आराम आ जाता है। देखो कितनी अजीब बात है, खाना खाने के बाद दर्द में आराम आ जाता है, क्योंकि पाइलोरिक स्फिंक्टर पूरी तरीके से क्लोज हो जाती है। खाने के 2 से 3 घंटे बाद दर्द स्टार्ट होता है। या इंपॉर्टेंट मिडनाइट पेन इसमें होगा और यहां स्टूल के साथ ब्लीडिंग होगी। बोले तो मेलेना इज मोर कॉमन। डायग्नोस्टिक मीजर में नंबर 1 हिस्ट्री, सारे तरह की हिस्ट्री लेंगे, बट ज्यादा जरूरी है पर्सनल हिस्ट्री और डाइटरी हिस्ट्री, और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन जो अपन करेंगे उसका करेक्ट ऑर्डर होगा इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, परकसन, और सबसे लास्ट में करते हैं अपन पाल्पेशन। इज दैट क्लियर? अब कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन कराते हैं अपन और साथ में क्या इसका इलाज करना है, क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या सर्जिकल मैनेजमेंट होगा, ये अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के अभी के लिए इतना ही। आप सारे के सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।